भोला शंकर आए कचौड़ी बेचने। कहते हैं कि भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वे अपने भक्तों की पुकार पर किसी भी रूप में आ जाते हैं, कभी साधु, कभी भिखारी, कभी व्यापारी और कभी साधारण इंसान बनकर। ये कहानी ऐसे ही एक छोटे से कस्बे की है। माधवपुर में रामलाल नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा रहती थी, जो कि अक्सर बीमार रहती थी। इसके अलावा उसके परिवार में उसके 2 छोटे बच्चे थे, जिसमें से 8 साल की गुड्डी और 6 साल का बिट्टू था। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। रोज मजदूरी करने के बावजूद उसके घर में रोटी का संकट बना रहता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बरसात का मौसम था, जिसके कारण उसे मजदूरी का काम नहीं मिल रहा था, जिस कारण उसने कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया था। आज भी रामलाल काम की तलाश में गया हुआ था, लेकिन बरसात के कारण उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। बाबूजी कोई काम दे दीजिए ना। इस बरसात में तू क्या खेती करेगा? देख नहीं रहा बारिश लगी हुई है। आज मुझे काम की बड़ी जरूरत है। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया। अगर काम नहीं है तो थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। चल चल, मैंने तुम गरीबों को पालने का ठेका लिया हुआ है क्या? अभी वो हरिया मुझसे उधार ले गया और अब तू भीख मांगने आ गया। सेठ ने उसे वहां से भगा दिया। बेचारा रामलाल रोते हुए घर की ओर चल पड़ा। तभी उसे रास्ते में मंदिर दिखा। वो दर्शन करने भगवान के द्वार गया। मेरी तो घर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। घर जाता हूँ तो बच्चे इस उम्मीद में रहते हैं कि मैं बाहर से उनका पेट भरने के लिए कुछ लेकर आऊंगा, लेकिन मुझ बदकिस्मत को देखो, अपने बच्चों का पेट तक नहीं भर सकता। आप तो सबके दुख हरते हो। मेरे बच्चों का पेट खाली है, कोई रास्ता दिखाइए। तभी वहाँ खड़ा पंडित उसकी सारी बातें सुन रहा था। रामलाल, उदास मत हो। ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। ये ले प्रसाद, ले जाकर अपने बच्चों को खिला देना। पंडित ने रामलाल को 2 लड्डू और 2 सेब दिए। वो घर आ गया। रामलाल को देखकर सीमा खांसते हुए बोली, सुनिए जी, कोई काम मिला क्या? अगर भगवान है तो वो जरूर हमारी सुनेंगे। ऐसा कब तक चलेगा जी? बच्चों को कई दिन से ढंग से खाना भी नहीं मिला। रामलाल ने अपने बच्चों को वही 2 सेब धोकर दे दिए, जिससे उनकी थोड़ी भूख मिट सके। लेकिन उस रात रामलाल सारी रात सो नहीं पाया और भगवान शिव की मूर्ति के आगे बैठकर रोता रहा। महादेव, कुछ तो दया दिखाओ मुझ पर। मेरे बच्चों को भूखा मत रखो। ऊपर आसमान में बैठकर भोलेनाथ ये सब देख रहे थे। महादेव, रामलाल आपका कितना बड़ा भक्त है, कुछ तो उसके बारे में सोचिए। देवी, रामलाल की भक्ति हमें उसकी मदद करने के लिए धरती लोक पर जाने के लिए विवश कर रही है। अब तुम देखो मैं क्या लीला रचता हूँ। ये कहकर महादेव मुस्कुराए। फिर अगली सुबह बाजार के चौक पर लोगों ने देखा कि एक अजनबी ठेला लगाकर बैठा है। सिर पर जटाएं, आंखों में अजीब सी गहराई और चेहरे पर मुस्कान। ठेले पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, भोला शंकर कचौड़ी वाला, जिसके पास गर्मा गर्म कचौड़ी आलू की सब्जी मिलती थी। लोगों ने पहली बार अपने गांव में आलू कचौड़ी वाले को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उस गांव में किसी को भी कचौड़ी के बारे में पता ही नहीं था। साथ ही उस ठेले वाले का ऐसा अजीब रूप देखकर भी चौंक गए। फिर एक लड़का आगे बढ़ा और बोला, बाबा, कितने की कचौड़ी है? 20 रुपए प्लेट। देखना, खाओगे तो उंगली चाटते रह जाओगे। अच्छा, ऐसी बात है तो लगा दो, हम तीनों के लिए 1-1 प्लेट। हम भी तो देखें ये कचौड़ी क्या चीज होती है। भोला ने उन तीनों को गर्मा गर्म कचौड़ी और आलू की सब्जी परोस दी। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि भीड़ जुटने लगी। लोग लाइन लगाकर कचौड़ी खा रहे हैं। सबको उनके हाथों की बनी कचौड़ी बड़ी पसंद आ रही थी। इधर रामलाल भी काम की तलाश में और कुछ खाना जुटाने की जुगाड़ में उस ओर पहुंचा। उसने देखा कि उस ठेले वाले के पास काफी लंबी लाइन लगी है। आओ आओ, गर्मा गर्म कचौड़ी खाओ। अरे आओ आओ, जल्दी आओ। ये कचौड़ी भला क्या होती है? अभी तो भूख के मारे उसके बच्चों की हालत खराब है। जो भी हो मांग कर देखता हूँ। बाबा, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मैं थोड़ी सी आपके यहाँ से कचौड़ी ले जा सकता हूँ? अरे रामलाल, तू तो मेरा अपना है, ले, जितनी भूख है उतनी खा। ये सुनकर कचौड़ी वाला हंसा। उसकी हंसी में करुणा थी। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं सब जानता हूँ बेटा। खैर, अभी तू ये ले और खुद भी खा और घर भी ले जा। रामलाल ने गर्मा गर्म कचौड़ी खाई। उसे वो बड़ी पसंद आई। साथ ही वो बच्चों के लिए भी ले गया। ये क्या है बाबा?
अरे खाकर तो देखो, दिल खुश हो जाएगा, बड़ी भीड़ है उसके पास। फिर जैसे ही सबने वो खाया, उन्हें भी बड़ा पसंद आया। इतना ही नहीं, उसे खाकर तो सीमा की तबीयत भी काफी ठीक हो गई। उधर उस दिन भोला के ठेले पर भीड़ बढ़ती गई। हर कोई हैरान था, स्वाद इतना लाजवाब खाने को और कीमत लगभग ना के बराबर। एक व्यापारी ने पूछा, बाबा ये मसाला कहाँ से लाते हो? इतनी सुगंध मैंने कभी नहीं देखी। ये मसाला नहीं, ये भक्ति का स्वाद है। जब खाना दिल से बनाया जाए तो उसमें जादू आ जाता है। लोग उसकी बात सुनकर और भी प्रभावित हो गए। अब गांव के बच्चे भी बाबा के ठेले के पास आकर बैठ जाते। बाबा उनसे हंसी मजाक करते। बाबा आप इतने अजीब से क्यों दिखते हो? अरे मैं तो पहाड़ों से आया, वहाँ ठंड ज्यादा होती है ना। इधर रामलाल जब भी उसके ठेले पर आता, वो बिना पैसे लिए ही उसे खाने को दे देता। लेकिन एक रोज रामलाल काफी उदास था। क्या हुआ रामलाल, तुम उदास क्यों हो? ऐसा कब तक चलेगा बाबा? रोज रोज यूं आपसे मांगकर खाना मेरे लिए ठीक नहीं है ना। इससे तो अच्छा होगा बदले में मैं आपके यहाँ कुछ काम कर लूं। ये बात तो सही है। ठीक है, फिर मैं तुझे ये कचौड़ी बनाना सिखाता हूँ, क्योंकि अब मेरी तो उम्र हो चली है। मैं तो ज्यादा समय तक ये ठेला नहीं चला पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरा भोला शंकर कचौड़ी वाला ठेला हमेशा तुम चलाओ, और देखना इसके बाद तुम्हें कहीं काम करने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सच कह रहे हैं बाबा, आप सच में मेरे लिए ईश्वर का रूप हैं। उस दिन के बाद भोला ने उसे कचौड़ी बनानी सिखा दी और दिन में जो भी कमाई हो उसका आधा हिस्सा रामलाल को दे देते। फिर एक हफ्ते बाद एक दिन गांव का पुजारी वहां कचौड़ी खाने आया। जैसे उसने बाबा को देखा, उसके मन में अजीब सी अनुभूति। आपकी आंखों में तो वही गहराई है जो मैंने शिवलिंग के ध्यान में देखी थी। आप कौन हैं? सच सच बताइए, आप कौन हैं? मैं वही हूँ जिसकी तुम रोज पूजा करते हो। यहाँ अपने भक्तों की भूख मिटाने आया हूँ। ये सुनकर पुजारी स्तब्ध रह गया और देखते ही देखते वहां से वो बाबा अंतर्ध्यान हो गए और वो जिस स्थान पर खड़े थे वहां पर राख और बेलपत्र पड़े थे। अब लोग समझ गए कि ये कोई साधारण कचौड़ी वाला नहीं था, वो स्वयं भगवान शंकर थे जो अपने भक्तों की पुकार सुनकर आए थे। ये सब देख पंडित और रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। रामलाल दौड़कर मंदिर पहुंचा और फूट फूट कर रोने लगा। भोले बाबा, आपने मेरे बच्चों का पेट भरा, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। साथ ही मुझे काम दिया। मैं नहीं जानता था आप अपने इस गरीब भक्त के लिए इतना सब करोगे। फिर रामलाल के साथ साथ मंदिर में उपस्थित सभी लोग हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। उस घटना के बाद से गांव में रामलाल उस ठेले पर कचौड़ी बेचने लगा, जिससे उसे अच्छी खासी आमदनी होने लगी। भगवान कहीं भी किसी भी रूप में आ सकते हैं। असली पूजा सिर्फ मंदिर में घंटियां बजाना नहीं, बल्कि भूखों को भोजन कराना है। विश्वास और भक्ति से चमत्कार होते हैं। गांव में सोहन का एक आलू कचौड़ी का ठेला था, लेकिन गांव में उसे कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी, जिस कारण उसने शहर में जाकर आलू कचौड़ी का ठेला लगाने का फैसला किया। अब हमें शहर जाकर अपना काम शुरू करना होगा रमा। गांव में कुछ खास कमाई नहीं हो पा रही। दोनों बच्चे की पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए हमें ज्यादा पैसे कमाने होंगे। जैसा आपको ठीक लगे। सोहन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ शहर चला आया। शहर पहुंचते ही उसकी पत्नी रमा उससे बोली, आपको क्या लगता है जी, हम शहर में अपना आलू कचौड़ी का ठेला चला पाएंगे? यहाँ तो जहाँ नजर दौड़ाओ खाने का कुछ न कुछ ठेला लगा ही हुआ है। यहाँ तो खाने की कोई कमी है नहीं। ऐसे में कोई हम गरीबों के हाथों की आलू कचौड़ी क्यों ही खाएगा? अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ और तुमने पहले ही हार मान ली रमा। अब वो शहर में अपने लिए किराए पर कमरा ढूंढते हैं। उन्हें एक कम दाम में कमरा मिल जाता है। अब वो उसमें रहने लगते हैं। कुछ दिनों में ही सोहन अपने घर के पास में ही आलू कचौड़ी का ठेला लगा लेता है। उसके आसपास काफी सारे फास्ट फूड के ठेले लगे हुए थे, जिस कारण उसके ठेले पर बहुत कम लोग ही आ पाते। वो जितना सामान बनाता उसका आधा सामान बिकता। सोहन परेशान होकर रमा से बोलता है, रमा, यहाँ तो सभी फास्ट फूड के दीवाने हैं। हमारी आलू कचौड़ी तो बहुत ही कम लोग खरीदते हैं। लेकिन ऐसे तो गुजारा कैसे चलेगा जी? कमरे का किराया भी देना है, बच्चे भी साथ में हैं, उन्हें भूखा भी नहीं रख सकते। हमें कोई ऐसी जगह तलाशनी होगी जहाँ हमारा आलू कचौड़ी का काम अच्छा चले। लोग ज्यादातर आलू कचौड़ी खाना पसंद करते हो। हाँ, लेकिन ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? तभी उनकी मकान मालकिन वहाँ आती है। ऐसी जगह तो नाथपुरा ही है। वहाँ रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप दोनों आसपास ही हैं। वहाँ हर तरह के लोग आते हैं।
मुझे यकीन है तुम्हारा काम वहाँ जरूर चलेगा और मेरे पति की उस स्टेशन मास्टर से अच्छी जान पहचान है, तो वो तुम्हारा ठेला लगवा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन जी। अनीता अपने पति से बात करती है। वो अगले दिन स्टेशन मास्टर से कहकर वहाँ पर सोहन का ठेला लगवा देता है। आलू कचौड़ी की महक बस स्टॉप और स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को अपनी ओर खींचने लगती है। अब सोहन के ठेले पर यात्रियों की भीड़ रहने लगती है। एक बार एक कुली सोहन के पास आता है और उसके हाथ की आलू कचौड़ी खाकर खुश हो जाता है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। क्या स्वादिष्ट आलू कचौड़ी बनाते हो तुमने, और दाम भी बहुत कम है। सच कहूँ पहले यहाँ खाना खाने के लिए ना हमें दुकान पे जाना पड़ता था, जहाँ खाना काफी महंगा मिलता था और हमारी दिन भर की कमाई खाने में ही चली जाती है। लेकिन अब तुम्हारे पास ये कम दाम में आलू पूड़ी खाकर तो पेट भरता ही है, साथ ही 2 पैसे भी बच जाते हैं भाई। धन्यवाद भाई, अब तुम पेट भरकर खाना खाओ। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब तो जो रोज की सवारी वहाँ से आती जाती, वो तो सोहन के ठेले पर जाने से खुद को रोक ही नहीं पाते। वो तो अब उसके पक्के ग्राहक हो गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज एक सेठ जिसके हाथ में काफी बैग थे, वो सोहन के ठेले के पास से गुजर रहा था कि तभी उसके बैग की टक्कर से सोहन के ठेले पर रखा सामान नीचे गिर जाता है और उसका काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन सेठ उल्टा सोहन पर ही चिल्लाने लगता है। तुम गरीबों को भी ना बीच में ही आकर खड़ा होना होता है। मेरा सारा सामान तो गिरा ही दिया, साथ ही मेरे महंगे कपड़े भी गंदे कर दिए। लेकिन साहब इसमें मेरी क्या गलती, आपकी वजह से उल्टा मेरा कितना नुकसान हुआ है। आप ऐसा कीजिए, मेरा नुकसान भर दीजिए। ये सुनकर सेठ उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। साथ ही स्टेशन मास्टर से उसने शिकायत भी कर देता है। सेठ जैसा बड़ा आदमी होने की वजह से स्टेशन मास्टर सोहन को ठेला लगाने से मना कर देता है। ये सब बातें जब रमा को पता चलती है तो वो बोलती है, ना जाने कैसे आदमी है इस शहर में, अब क्या होगा जी। अब सोहन घर पर ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ सोहन का ठेला न लगने की वजह से अब उसके रोजमर्रा के ग्राहक भी काफी परेशान हो चुके थे। अब तो लोग इतना ट्रेन और बस के बारे में नहीं पूछते थे जितना वो सब सोहन के बारे में पूछते थे। अरे सोहन भाई की आलू कचौड़ी में जो बात थी वो और किसी भी खाने में नहीं। सच में उनकी आलू कचौड़ी की बहुत याद आती है। उनकी बात पीछे खड़ा बिरजू नाम का वही कुली सुन रहा था जो अक्सर सोहन के ठेले पर आता था। वो सीधा स्टेशन मास्टर के पास जाता है। ये आपने बहुत गलत किया मास्टर जी, मेरी मानिए तो आप सोहन को वापस बुला लीजिए। वैसे भी उस गरीब की क्या गलती, मैंने खुद उन सेठ को अपने सामान से सोहन के ठेले पर टकराते हुए देखा था। उसकी बात मानकर अब वो सोहन को वापस बुला लेते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिरजू भाई। अब अगले दिन से सोहन फिर से ठेला लगाने लगता है। उसके पास फिर से ग्राहक आने लगते हैं। सोहन को देखकर सब ग्राहक बहुत खुश थे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक रोज जब वो सेठ वहाँ से गुजर रहा था तो उसके हाथ में एक बैग था जिसमें काफी सारे रुपए थे। पीछे से 2 गुंडे आए और सेठ से वो बैग छीनकर भागने लगे। पकड़ो 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 पकड़ो। ये देखकर सोहन ने वहीं रखा अपना बर्तन उठाया और उन दोनों की पिटाई करने लगा और उनसे बैग छीनने लगा। तभी उनमें से एक गुंडे ने सोहन पर चाकू से वार कर दिया। ये देख उसके ग्राहक गुस्सा हो गए और उन सब ने मिलकर उन गुंडों की धुनाई कर दी। सेठ सोहन को जल्दी से अस्पताल लेकर गया जहाँ उसकी जान बच गई। अब मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। उस रोज तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने आज मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। कोई बात नहीं साहब, पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ और इंसानियत की खातिर आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। आपकी जगह कोई और होता तो तब भी मैं ऐसा ही करता। सोहन सच में तुम भले इंसान हो और ऐसे इंसान की मदद मैं भी करना चाहूंगा। अब सेठ सोहन के लिए एक बड़ी सी दुकान खुलवा देता है जिससे उसके पास और भी ग्राहक आने लगते हैं। अब सोहन खूब पैसे कमाने लगता है और साल भर के अंदर ही वो खुद का घर ले लेता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। दिल्ली शहर के पौश इलाके की खान मार्केट में एक बड़ी सी राज कचौड़ी की दुकान थी जिसके बाहर एक बोर्ड पर बड़ा सा लिखा हुआ था, गरीब राज कचौड़ी वाली। एक रोज उस बड़ी सी दुकान के बाहर एक फटे पुराने मैले कुचले कपड़ों में एक औरत बड़ी देर से खड़ी होकर गार्ड से कुछ कह रही थी। बस एक बार मुझे अंदर जाने दीजिए भाई साहब। सॉरी लेकिन यूँ आप ऐसी हालत में अंदर नहीं जा सकती। और अब समझिए यहाँ की राज कचौड़ी के दाम बड़े महंगे हैं, आप नहीं खरीद पाएंगे। अब आप जाइए यहाँ से। भाई साहब आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा एक बार मैनेजर साहब को बाहर बुला दीजिए। उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर गार्ड मैनेजर को बाहर बुलाता है। साहब काफी देर से एक औरत फटे हुए कपड़ों में बाहर खड़ी है और कब से बड़ी मैडम से मिलने की जिद किए जा रही है। जब मैंने इनकार कर दिया तो वो आपसे मिलने के लिए कह रही है। अच्छा ठीक है चलो। मैनेजर बाहर आता है
तो वो औरत उससे हाथ जोड़कर कहती है, साहब मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ, आप बस एक बार मैडम से मिलवा दीजिए, मेरा उनसे मिलना बड़ा जरूरी है। देखिए मैडम, सबसे नहीं मिलती, वो काफी बिजी है। आप बस मेरा एक काम कर दीजिए, उनको जाकर बोलिए कि पुष्पा आई है। अरे लेकिन आप समझ क्यों नहीं रहे? ये तो हमारी शराफत है कि हम आपसे तमीज से पेश आ रहे, क्योंकि हमारी मैडम नहीं चाहती कि यहाँ आने वाले किसी भी इंसान से हम बदतमीजी करें। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। आप बस एक बार उनसे जाकर बोल दीजिए कि पुष्पा उनसे मिलना चाहती है। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं अभी मालती मैडम को आपका मैसेज देकर आता हूँ। इसके बाद मैनेजर अंदर जाता है जहाँ मालती अपने केबिन में बैठी हुई थी। मैडम, कोई औरत आई है जो काफी देर से आपसे मिलने की जिद किए बैठी है। कौन औरत? वो अपना नाम पुष्पा बता रही है, कहती है आपको उनका नाम बता दूं। पुष्पा का नाम सुनते ही मालती कुछ सोचने लगती है, फिर झट से कहती है, उन्हें जल्दी से अंदर लेकर आओ। जी मैडम। कुछ देर बाद मैनेजर उस औरत को मालती के केबिन में छोड़ जाता है। कुछ देर बातें करने के बाद रोती हुई पुष्पा खुशी खुशी वापस लौटती है। उसके हाथों में एक पिन्नी थी जिसमें ढेर सारी नोटों की गड्डियां थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है, और पूरा दिन सबके मन में यही सवाल चलता रहा कि आखिर इतनी बड़ी औरत एक मामूली सी फटेहाल औरत को कैसे जानती है। मालती का एक कुक जिसका नाम संजय था उससे इंतजार नहीं हुआ और आखिरकार उसने उससे पूछ ही लिया। मैडम, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं एक बात पूछूं? पूछो संजय, और बुरा लगने वाली कौन सी बात है? ये बड़ी सी दुकान मेरा घर है और तुम सब मेरे परिवार के सदस्य की तरह हो। थैंक यू सो मच मैडम। मैडम, वो औरत कौन थी जो आज सुबह आपसे मिलने आई थी? पहले वो कितनी उदास थी, लेकिन आपके कैबिन से बाहर आकर तो वो बड़ा खुश थी। ये बात सुनते ही कुछ देर के लिए मालती चुप हो जाती है, जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। कोई बात नहीं मैडम, अगर आप नहीं बताना चाहती इट्स ओके, लेकिन आप उदास मत होइए। तभी बाकी का स्टाफ भी वहाँ खड़ा था। तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो, हमारा एक ठेला हुआ करता था जिस पर मेरे पति राज कचौड़ी बनाकर बेचा करते थे, लेकिन एक रोज उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। हमारी एक जमीन थी जो कि किसी ने गलती से हथिया ली। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मैंने अपने पति का ठेला लगाना शुरू कर दिया। लाजपत नगर के जिस एरिया में मैं ठेला लगाने गई तो वहाँ उस औरत यानी कि पुष्पा महाजन की एक बहुत बड़ी दुकान हुआ करती थी, राज कचौड़ी की, जो कि उस वक्त काफी फेमस हुआ करती थी। पुष्पा महाजन के यहाँ की कचौड़ी जो कोई भी एक बार खाएगा वो मेरे यहाँ बार बार आएगा। अरे पुष्पा बहन, तुम्हारे यहाँ की राज कचौड़ी का तो दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। मैं तो हर रोज जमुना पार से साइकिल लेकर तुम्हारे यहाँ की राज कचौड़ी खाने आता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, चल अब लाइन में लग जा, सुबह सुबह भेजा ना खा। ये सुनकर वहाँ खड़े लाइन में लगे सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी एक गरीब ठेले वाली डरी सहमी सी वहाँ पर ठेला लेकर आती और अपनी राज कचौड़ी का ठेला उसकी थोड़ी दूरी पर लगा लेती है और आवाज देकर लोगों को बुलाने लगती है, आइए आइए सस्ती राज कचौड़ी खाइए आइए। उधर लाइन में लगे लोग अभी भी पुष्पा के यहाँ इंतजार में खड़े थे। हैं? ये कौन बकरी है जो लगातार यहाँ पर मिमियाई जा रही है? ए हरिया, पता तो करिए छम्मक छल्लो कहाँ से आई है? जी मैडम। हरिया मालती के पास जाता है। कहाँ से आई है तू ये ठेला लेकर? चले से थोड़ी दूरी पर लगा। जी वो मैं नेहरू नगर में रहती हूँ, घर में पति बीमार है इसलिए मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन तेरा ये ठेला ज्यादा वक्त हमारी मालकिन की दुकान के आगे टिकने नहीं वाला। जानती नहीं है उनकी सबसे फेमस दुकान है यहाँ पर। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और पुष्पा को जाकर सारी बात बताता है। अरे 2-4 दिन का शौक है इस मैना का, जब काम नहीं चलेगा तो अपने आप ठेला बंद करके चली जाएगी। पुष्पा को अपने काम पर बड़ा घमंड था। उसका काम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था उसमें घमंड भी बढ़ते जा रहा था। एक रोज एक भिखारी उसकी दुकान में आता है। बहुत भूख लगी है, कुछ दे दे माई। सुबह सुबह दुकान खुली नहीं कि भिखारी आकर टपक पड़े। चल जाए यहाँ से उस सामने वाली के ठेले पर, वैसे भी सारा दिन यहाँ मक्खियाँ ही मारती है, इसी बहाने कोई तो उसकी राज कचौड़ी खाएगा। इसके बाद वो भिखारी मालती के ठेले पर जाता है और मालती उसे अपने हाथों से मुफ्त में राज कचौड़ी बनाकर खिलाती है, जो कि उसे बड़ी ही स्वाद लगती है। उसे खाते ही वो खुशी से नाचने लगा। वाह क्या स्वाद है, लाजवाब। अरे भाइयों, तुम सब उसके यहाँ क्या कर रहे हो? अरे एक बार यहाँ इस गरीब की राज कचौड़ी खाकर तो देखो। मैं दावे से कह सकता हूँ ऐसी बेमिसाल कचौड़ी तुमने आज तक नहीं खाई होगी। पुष्पा के यहाँ लाइन में लगे काफी देर तक खड़े खड़े ग्राहक भी परेशान होने लगे थे, तो उनमें से एक ग्राहक परेशान होकर मालती के ठेले पर चला जाता है। बहन, तुम ही मेरे लिए राज कचौड़ी बना दो, सुबह से भूखा हूँ और कुछ देर लाइन में लगा रहा तो ऐसा ना हो कि कहीं मैं यहीं चक्कर खाकर न गिर जाऊँ। आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी बनाकर दे देती हूँ। मालती उसे जल्दी से एक प्लेट लगाकर दे देती है, जिसे खाते ही वो खुश हो जाता है। वाह बहन, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है।
ऐसी चाट तो मैंने आज तक नहीं खाई। 2 प्लेट और लगा दो। उसको भी उसके हाथ की बनाई हुई चाट बड़ी पसंद आती है और वो भी खुश हो जाता है। अरे तुम लोग वहाँ क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? एक बार इनके हाथ की राज कचौड़ी खाकर देखो। उसके कहने पर अब और भी ग्राहक उसके पास आते हैं और राज कचौड़ी खाने लगते हैं। अब जो भीड़ पहले पुष्पा के ठेले पर लगती थी अब मालती के यहाँ लगने लगी, जिससे पुष्पा काफी गुस्से में आ गई। इस गरीब ठेले वाले की वजह से मेरा काम धंधा कम हो गया। हरिया, अपने आदमियों के साथ जाओ, उसका ठेला तोड़ दे। अपने आदमियों से कहकर पुष्पा ने मालती का ठेला तोड़वा दिया। नहीं, ऐसा मत करो, नहीं नहीं। तभी मालती के सपोर्ट में उसके ग्राहक आते हैं। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। हम अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं। नहीं नहीं, उसने जो मेरे साथ किया उसकी सजा उसे परमात्मा देगा। इसके बाद मालती ने एक नया ठेला लिया और उस पर अपना काम शुरू किया। उसके ग्राहक उसके साथ थे, इसलिए उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। अब वो दिन पर दिन अच्छी कमाई करने लगी और पुष्पा के ग्राहक काफी कम हो गए। फिर एक रोज बाहर मौसम खराब था कि तभी अचानक पुष्पा की दुकान में शॉर्ट सर्किट हो गया और उसकी सारी दुकान जलकर खाक हो गई। अब पुष्पा को उसके कर्मों का फल मिल गया। बस उस रोज के बाद पुष्पा की माली हालत काफी खराब हो गई और वो दर दर भटकने लगी। आज उसके बच्चे की तबीयत खराब थी, इसलिए उसको पैसों की जरूरत थी, तो मैंने उसकी मदद कर दी। ईमानदारी, मेहनत और सच्चे स्वाद की कद्र हर कोई करता है, चाहे ठेला हो या होटल। इंसान का साफ दिल और नियत उसे जीवन में सफल जरूर बनाती है। इंसान का साफ दिल और नियत उसे जीवन में सफल जरूर बनाती है।